हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम आईवीएफ सीरीज़ का अगला वीडियो देखेंगे। आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ना ये सवाल पूछा जाता है लेडीज़ की तरफ से कि आईवीएफ के दौरान पूरा मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर वर्किंग वुमन है तो उनको उनकी जॉब से छुट्टी लेनी होती है। तो सबसे पहला सवाल आता है, मुझे कितने दिन छुट्टी लेनी होगी, मेरे हस्बैंड को कितने दिन छुट्टी लेनी होगी, क्या आईवीएफ के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, अगर मुझे एडमिट होना है तो क्या मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रहना होगा, हमारे पूरे कितने दिन का छुट्टी हमें प्लान करना पड़ेगा, आईवीएफ के दौरान जो मुझे अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो उस बच्चे की डिलीवरी कौन से महीने में होगी। काफ़ी सारी चीज़ें कपल्स को प्लान करनी होती है अगर वो आईवीएफ को प्लान करना चाहते हैं तो आज इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। कोई भी सवाल रहता है लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ कि आईवीएफ के पहले आपको कौन सी तैयारी करना ज़रूरी होता है। अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट का सोच रहे हो तो उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ये चीज़ उसमें हमने डिस्कस की है। ठीक है, आज बात करते हैं कि आईवीएफ अगर शुरू होता है तो कितना समय लग जाता है। अगर मैं बात करूँ तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में पहले बहुत एक लॉन्ग प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता था। जी हाँ, जिसमें महिलाओं के पीरियड्स शुरू होने के 8-10 दिन पहले ही कुछ इंजेक्शन्स लगवाने शुरू हो जाते थे। उसके बाद पीरियड आते थे और पीरियड के बाद और इंजेक्शन्स लगते थे, जिसे हम लॉन्ग प्रोटोकॉल कहते थे। और इस प्रोटोकॉल के दरमियान आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना पूरे आईवीएफ को कंप्लीट होने में लग जाता था। लेकिन आज नाउअडेज हर कोई एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जिसमें आपको आपके पीरियड के सेकेंड डे पे इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं। मैक्सिमम 10 इंजेक्शन्स आजकल काफ़ी हो जाते हैं महिलाओं की प्रोटोकॉल्स में। हर एक महिलाओं में थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज होता है इंजेक्शन देने का, क्योंकि डे 9 या फिर डे 12 तक भी इंजेक्शन्स चलते हैं। उन इंजेक्शन्स की मदद से जैसे कि ओवरीज में अंडे ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 1 से ज़्यादा अंडे हम बढ़ाते हैं ताकि आईवीएफ के लिए हमें ज़्यादा अंडे अवेलेबल हो। और एक रिट्रीवल जिसे बोलते हैं या फिर ओवम पिकअप जिसे बोलते हैं, जिसमें महिलाओं की शरीर से अंडे को बाहर निकाल दिया जाता है आईवीएफ करवाने के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए। तो वो जो प्रोसीजर होता है अंडों को बाहर निकालने का, जिसे ओवम पिकअप या फिर एग रिट्रीवल कहते हैं, वो तकरीबन 12 से 14वें दिन पे कर लेते हैं। जो एक ओवरीज में डोमिनेंट फॉलिकल की साइज जो होती है वो 18 to 20 mm हो जाए, तब आपका ओवम पिकअप प्लान किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट होने के बाद विद इन 14 डेज आपका ओवम पिकअप हो जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल हर कोई फॉलो करता है। उसके बाद के प्रोटोकॉल्स थोड़े बहुत आईवीएफ सेंटर्स में अलग अलग एआरटी क्लिनिक्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कोई डॉक्टर्स जो होते हैं वो डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रेफर करते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं वो डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रेफर करते हैं। तो डे 3 एम्ब्रियो ये जिस दिन आपका एग रिट्राइवल हुआ यानी कि अंडा शरीर से बाहर निकाला गया, उसे डे 0 पकड़ के चलिए। जी हाँ, उसके बाद डे 1, डे 2 और डे 3 तीसरे दिन पे आपका अगर फ्रेश ईटी कोई करवाना चाहता है तो डे 3 पे आपके उस बच्चे को यूटेराइन कैविटी में छोड़ दिया जाता है। अगर कोई डे 5 तक एम्ब्रियो बढ़वाना चाहता है, ब्लास्टोसिस डेवलप करवाना चाहता है, तो डे 5 का भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। कुछ लोग फ्रोज़न ईटी प्रेफर करते हैं, यानी कि उस महीने में जिस महीने में अंडे को बाहर निकाला गया उस महीने में उसका ट्रांसफ़र नहीं करते हैं बच्चे को। उसी महीने में उसके बच्चेदानी में बच्चा वापस नहीं डालते हैं। बच्चे को तैयार किया जाता है, उसमें भी डे 3 या फिर डे 5 तक उसको बढ़ा के फिर इसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स में उसको रख दिया जाता है। और उसके बाद उस लेडी को ओवम पिकअप जब हो चुका है, उसके बाद 5 दिन से लेके 10 दिन तक थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखता है, उस महिला को पीरियड आते हैं। पिकअप के बाद तुरंत पीरियड आ जाते हैं। जैसे ही उसके पीरियड आ जाते हैं तो पीरियड के बाद उसको दवाइयाँ दी जाती है सेकेंड टाइम, दूसरा महीना पीरियड का चालू हो गया अभी, राइट। तो पीरियड जब आते हैं तो उस पीरियड से आपको कुछ दवाइयाँ शुरू होती है और उसके बाद आपका एंडोमेट्रियम अच्छे तरीके से ग्रो करवाया जाता है। ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम को डेवलप किया जाता है, मेडिसिन की सहायता वहाँ पे ली जाती है। और उसके बाद जो फ्रीज किया हुआ एम्ब्रियो है उसको बाहर निकाल के आपके वाइफ के बच्चेदानी में डाला जाता है। तकरीबन ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से
आपका इस महीने का बेबी फ्रोज़न ईटी भी अगर है, फ्रीज़ किया हुआ बेबी बाहर निकाल के बच्चेदानी में छोड़ना, अगर इन दिनों की हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 1.5 महीना यानी कि 45 to 50 डेज तक ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। एक बार बच्चा बच्चेदानी में डाल दिया जाता है तो उसके बाद 15 दिन तक आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट भी दिया जाता है उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी के चांस बढ़ने, कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। उस दवाई के बाद आपको 15 डेज के बाद बीटा HCG का एक टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। जैसे ही बीटा HCG का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने में जिस तरीके से आपको हॉस्पिटल में कंटिन्यू आना होता है या फिर ये चीज़ें उसी हिसाब से होती है। ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, वहाँ से इस तरीके से ईटी हो रहा है, मैंने जैसे कहा 45 to 50 डेज। इस पूरे दौरान आपको डेली हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जिस दिन आपका इंजेक्शन है, जिस दिन आपकी सोनोग्राफी है, उसी दिन आपका इंजेक्शन का डोज तय होता है और आपको इंजेक्शन लेना होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान। जिस दिन आपका ओवम पिकअप है उस दिन आपको एडमिट होना होता है, एग निकालने हैं, अंडे निकालने हैं, जिस दिन आपको एडमिट करना पड़ता है। डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह एडमिट होके पूरा एक दिन आपको एडमिट रहना है। पिकअप के बाद आपको 4 से 6 घंटे तक आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना है और उसके बाद आप घर पे जा सकते हो। सेम चीज़ होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन, उस दिन भी आपको डे केयर प्रोसीजर की तरह एडमिट होना है, सुबह आना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है और 4-5 घंटे के बाद या फिर मैक्सिमम 3 घंटे के बाद भी आप जा सकते हैं घर पे वापस। ये सब चीज़ों के दौरान एक सवाल आता है कि हस्बैंड को कितनी बार हॉस्पिटल आना होगा। मोस्टली हस्बैंड्स की विजिट डिपेंड होती है कि पहली विजिट तो काउंसलिंग सेशन में हो जाती है, सेकेंड विजिट होती है उनके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और उनका सीमेन एनालिसिस ये देखने के लिए। हस्बैंड की तीसरी विजिट होती है आपके सीमेन सैंपल के फ्रीजिंग के लिए। जी हाँ, एक सैंपल हम जिस दिन अंडे निकालने हैं उसके 4 या 5 दिन पहले सीमेन फ्रीजिंग के लिए बुलाया जाता है। एक सैंपल फ्रीज करके रखते हैं एज अ बैकअप। और चौथी विजिट उनकी होती है ऑन द डे ऑफ इक्सी और ऑन द डे ऑफ ओवम पिकअप। जिस दिन अंडे निकाले हैं उसी दिन उनको फ्रेश सीमेन सैंपल देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स ड्यू टू स्ट्रेस या फिर हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, इस वजह से वो उस दिन अगर उनका सैंपल नहीं दे पाए तो ऐसे केस में जो बैकअप सैंपल हमने फ्रीज करके रखा होता है वो सैंपल उस दिन काम आता है। कई बार ऐसा होता है अगर आप जिस दिन आपका ओवम पिकअप आ रहा है और हस्बैंड उस दिन अवेलेबल नहीं है तो आप आपकी डॉक्टर से सलाह लेके अपना सीमेन सैंपल पहले ही फ्रीज करके रख सकते हैं, जिसका यूज़ आपको IVF के दिन पे कराया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर के साथ पूरे तरीके से चीज़ों को प्लान करिएगा, अपनी छुट्टियों को प्लान करिए, हस्बैंड्स की छुट्टियों को प्लान करिए। जिन 2 या 3 दिन आपको अगर हॉस्पिटल में रहना है, डे केयर प्रोसीजर पे एडमिट होना है, तब आपके साथ कौन आएगा, इन सारी चीज़ों को अगर आप प्लान कर लेते हैं तो पूरी प्रोसीजर बहुत ही सूदिंग हो जाती है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आशा है आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, अगले वीडियो में आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस नहीं करेंगे। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करिएगा। इस वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।